हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी आरओ यारो की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग यहाँ पर आरओ यारो की जो रिवीजन क्लासेस हैं वो धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करने का फायदा ये होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी के साथ साथ में जो आपका फैक्चुअल डाटा है, क्योंकि आरओ यारो की जो परीक्षा है उसमें देखा जाए तो फैक्चुअल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। आपको लगेगा कि दो कथन वाले सवाल पूछे गए हैं, लेकिन दो कथन में भी वो सीधा सीधा फैक्ट पूछता है। तो आपको जब फैक्ट ज्यादा से ज्यादा याद रहेंगे, और फैक्ट ज्यादा से ज्यादा कब याद रहेंगे, जब आप बार बार रिवाइज करोगे, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करते चलोगे। आपने जो रिवीजन किया या जो किताबें पढ़ी, उन किताबों को निचोड़ एक जगह हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी आगामी जो तैयारी है वो तैयारी अच्छे से होती रहे। और इस तैयारी में देखा जाए, आपकी जो तैयारी है वो तैयारी अच्छे से होती रहे। आपकी जो तैयारी है वो तैयारी अच्छे से होती रहे, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण किताबें जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री में देखा जाए तो लगभग लगभग 2 से 3 प्रश्न यहां से आ जाते हैं। तो आज आपका ये वीडियो सिंगल शॉर्ट वीडियो होगा। यहां पर देखा जाए वन शॉर्ट रिवीजन करेंगे हम लोग, और जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके लेखक हैं उनके बारे में आज यहां पर जानने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं उनके लेखक से संबंधित सवाल आपके परीक्षा में आरओ में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में, किसी भी परीक्षा को आप ले लीजिए। आप इस वीडियो के थंबनेल पर मत जाइएगा। आप ये मत सोचिए सिर्फ आरओ के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो रिवीजन धीरे धीरे हम लोग करवाएंगे उस रिवीजन में यही होगा, जितनी भी आपके फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल इंपॉर्टेंट जो लेखक है, राइटर है, या फिर अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, उन सबको यहां पर समाहित करने का प्रयास किया गया है। आपके आरओ, यूपीपीसीएस, बीपीएससी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, टोटल फैक्ट बेस्ड बातें होंगी, टोटल फैक्ट बेस्ड बातें होंगी, और आपका रिवीजन होगा। आपने जो पहले से पढ़ रखा है उसी चीज को आज हम लोग यहां पर रिवाइज करेंगे, ताकि एक वीडियो में आपको सारी चीजें मिल जाए। ठीक है, आधुनिक भारत के जितने भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन तथा उनके लेखक हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करें तो चलिए हम चर्चा करें पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में। सबसे पहले यहां पर देखिए एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं और फिर उसके बाद उनकी जो किताबें हैं उन पे चर्चा करेंगे। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी 1898 में। और वहीं पर देखा जाए 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष भी इनको चुना गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष कब चुना गया था एनी बेसेंट को, डेट जरूर याद रखिएगा, 1907 में चुना गया था। किताबों के बारे में चर्चा करें तो 1914 में इन्होंने दी कॉमनवेल और न्यू इंडिया जो किताब है ये किसकी है, एनी बेसेंट की है। और ये किताब कब लिखी गई थी, 1914 में लिखी गई थी। आगे हम बात करें इन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। जो समाचार पत्र थे दी कॉमनवेल और न्यू इंडिया, ये समाचार पत्र का संबंध किससे है, एनी बेसेंट से है, और इन्होंने 1914 में इनका प्रकाशन किया था। आगे देखें अगली जो किताब है उसके बारे में चर्चा करें तो अगली किताब है राजस्थान के सामंती व्यवस्था पर। राइटर कौन है, जेम्स टाड है, कर्नल जेम्स टाड। कर्नल जेम्स टाड की पुस्तक का क्या नाम है, एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनकी किताब है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये किताब किसकी है, कर्नल जेम्स टाड की है, जिसमें राजस्थान की सामंती व्यवस्था के बारे में इन्होंने उल्लेख किया है। आगे हम बात करें श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता और पत्रकार थे। पेशे से क्या थे, अधिवक्ता, वकील और पत्रकार थे, जिन्होंने लंदन से द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका जो है इसका प्रकाशन कहां से हुआ था, लंदन से हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा हुआ था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा पेशे से क्या थे, अधिवक्ता और पत्रकार थे। तो देखिए एक ही लाइन में आपको इतने फैक्ट मिल गए। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग पहले कुछ जो इंपॉर्टेंट नाम है, इन इंपॉर्टेंट नाम से रिलेटेड जो विभिन्न पत्रिकाएं हैं और उनसे रिलेटेड इवेंट जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, उन नामों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पर चर्चा करें। सबसे पहले नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करें तो अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना 1905 में बंग भंग आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। जो अमार सोनार बांग्ला था इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब, 1905 में, जब बंग भंग आंदोलन चल रहा था। यहां पर देखा जाए इस गीत का जो संगीत है, ठीक है, इस गीत का संगीत जो है वो हरकारा के गीत अनि कुथाया पाबो तारे, अनि कुथाया पाबो तारे से प्रेरित है। ठीक है, यहां पर आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है कि जो अमार सोनार बांग्ला है, इस अमार सोनार बांग्ला का जो गीत है वो किससे प्रेरित है, तो संगीत गगन हरकारा, ठीक है, और संगीत गगन हरकारा के गीत अनि कुथाया पाबो तारे से प्रेरित है। यहां पर हम चर्चा करें इस गीत की प्रथम 10 पंक्तियों को वर्ष 1972 में बांग्लादेश के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान के रूप में अपना लिया था। यानी कि जो अमार सोनार बांग्ला है इसकी जो पहली 10 लाइन है, ये जरूर याद रखिएगा, शुरुआती 10 लाइन है
उसको बांग्लादेश के द्वारा अपना राष्ट्रगान घोषित कर दिया गया। ठीक है, आगे देखें, इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? सैयद अली अहसान के द्वारा किया गया था। सैयद अली अहसान ने जो अमार सुनार बांग्ला है इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ये नाम, ये फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। आगे देखिए, उल्लेखनीय है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान जनगण मन की भी रचना की थी। भारत के जो राष्ट्रगान है जनगण मन, उसकी रचना किसके द्वारा की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यह विश्व के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों के राष्ट्रगान के रूप में अपनाई गई। एकमात्र ऐसे राइटर हैं जिनकी जो रचना है वो दो देशों का राष्ट्रगान बनी हुई है। गीतांजलि का मूल बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था। जो गीतांजलि है वो भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई थी और इसका जो पहला मूल संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ था? बांग्ला संस्करण 14 अगस्त 1910 को। ठीक है, 14 अगस्त 1910 को प्रकाशित हुआ था। यहां पर आगे हम चर्चा करें, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो नवंबर 1912 में प्रकाशित हुआ। नवंबर 1912 में पहली बार प्रकाशित हुआ था गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण। ये पॉइंट याद रखिएगा, बांग्ला संस्करण 1910 में, अंग्रेजी संस्करण 1912 में। गीतांजलि किसके द्वारा लिखी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। और गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद सॉन्ग ऑफ रिंग्स के लिए ही वर्ष 1913 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जो गीतांजलि है ना, साहित्य का नोबेल रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए तो दिया गया था, लेकिन गीतांजलि का जो अंग्रेजी अनुवाद था उस लिए दिया गया था। आप जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, इनको पुरस्कार प्रदान किया गया था नोबेल। आप जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। लेकिन गीतांजलि के लिए नहीं, जो गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद था। और अंग्रेजी अनुवाद कौन सा था? नाम क्या था? किस नाम से प्रकाशित हुआ था? सॉन्ग ऑफ रिंग्स। ये सॉन्ग ऑफ रिंग्स जो है, इसी के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये है फैक्ट। ठीक है, चलो अगला नाम है महात्मा गांधी का। अब महात्मा गांधी से जो संबंधित किताब है उनके बारे में चर्चा कर ले। विचारात्मक पुस्तक हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा था। सबसे पहले तो यही जान लो, जो हिंद स्वराज है ये किस भाषा में लिखा हुआ है? गुजराती भाषा में लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब लिखा गया था? 1909 में। देखा जाए तो समुद्री जहाज के डेक पर उसी समय लिखी गई जब वे लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के लिए वापसी की यात्रा कर रहे थे। यानी कि समुद्री जहाज पर लिखी गई हिंद स्वराज किताब थी। कब? जब वो लंदन से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, ऑप्शन कथन दे दे कि भारत से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे या दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे, तब ये किताब लिखी गई थी। कथन ऐसा अगर जो बना दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा। जब ये लंदन से दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन जा रहे थे, उसी यात्रा के दौरान इन्होंने हिंद स्वराज किताब लिखी थी। और यहां पर देखा जाए, ठीक है, जिस पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या कर दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। जो हिंद स्वराज थी उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके बाद प्रतिबंध से बचने के लिए इसे अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। प्रतिबंध से बचने के लिए जो हिंद स्वराज था उसको अंग्रेजी में अनुवादित किया गया। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वैश्या कहा था। और ये आपके पीवाईक्यू का सवाल भी है। किस किताब में महात्मा गांधी ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको बांझ और वैश्या कहा? एक तो जुकाम है, बोला नहीं जा रहा है, तो आप वहां पर टिक करके आएंगे हिंद स्वराज। ठीक है, आगे देखें, महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। आगे देखें, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक मोहनदास करमचंद गांधी हैं। इसका प्रथम प्रकाशन फरवरी 1955 में अहमदाबाद से किया गया था। जो पहला प्रकाशन हुआ था, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, एम के गांधी, ठीक है, एम के गांधी इसके लेखक हैं। और इसका पहला प्रकाशन कब हुआ था? पहला प्रकाशन याद रखिए 1955 में हुआ था। कहां से? अहमदाबाद से। आगे हम बात करें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में चर्चा कर ले। हालांकि महात्मा गांधी जी की अन्य भी किताबें, उन पे हम चर्चा करेंगे। यहां पर हमने हिंदू स्वराज के बारे में चर्चा किया, हिंदू स्वराज से रिलेटेड जो फैक्ट थे उन पर चर्चा की। आगे अन्य किताबों को भी हम चर्चा करेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कुछ पॉइंट जाने तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 1891 तक इनका कार्यकाल था। मतलब कार्यकाल क्या था? 1820 में इनका जन्म हुआ था, 1891 में इनका देहांत हुआ था। तो इनका टाइम ड्यूरेशन आप जाने रहिए। 19वीं शताब्दी के एक महान शिक्षा सारथी और समाज सुधारक थे। यहां पर चर्चा करें, उन्हीं के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, ठीक है, परीक्षा में आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछा जाता है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? 1956 का है, सॉरी 1856 का है। ठीक है, 1856 किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से आया था। और इन्होंने बहुविवाह और बाल्या बाबा होर दोष, बाल्या बाबा हेर दोष जो है, ये किताबें लिखी थी।
दो किताबें हैं इनकी, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, याद रखिएगा। बहुविवाह और बाल्या विवाहेर दोष, ये बाल्या विवाहेर दोष किसकी है? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की है। चलिए आगे हम चर्चा करें अरविंदो घोष, अरविंद घोष के बारे में चर्चा कर ले। अरविंदो घोष कवि, दार्शनिक, योगी और राष्ट्रवादी थे जिन्होंने आध्यात्मिक विकास के माध्यम से सार्वभौमिक मोक्ष के दर्शन का प्रतिपादन किया था। श्री अरविंदो, ठीक है, यहां पर देखा जाए, श्री अरविंदो को वृहद और जटिल साहित्यिक कृतियों में दार्शनिक चिंतन, कविता, नाटक और अन्य लेखक सम्मिलित है। इनकी कृतियां हैं, अब यहां पर इनकी कृतियों की एक लंबी लिस्ट दे रखी है, ये लिस्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ये किसकी किताब किसकी है? परीक्षा में आपसे पूछे तो आप टिक करके आएंगे, अरविंद घोष की है। एसेज ऑन द गीता, ठीक है, एसेज ऑन द गीता, ये किताब किसकी है? ये भी अरविंद घोष की है। द लाइफ डिवाइन, द लाइफ डिवाइन, ये किताब किसकी है? ये भी किताब अरविंद घोष की है। कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, ठीक है, कलेक्टेड पोएम एंड प्लेसेस, ये किताब किसकी है? ये भी किताब अरविंद घोष की है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, द ह्यूमन साइकिल एंड द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, द सीक्रेट ऑफ द वेदा एंड द मदर, ये किताब किसकी है? ये सारी किताबें किसकी हैं? अरविंद घोष की ही हैं, ठीक है। तो इतनी किताबें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इन किताबों का नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स से संबंधित जो पॉइंट है उन पे चर्चा कर ले। दास कैपिटल जर्मन भाषा के प्रख्यात समाजवादी कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित प्रथम भाग 1867 में प्रकाशित पुस्तक था, जिसके कुछ भाग का संपादन फेडरिक एंजल्स ने किया था। यानी कि याद रखिएगा, जो दास कैपिटल किताब थी, दास कैपिटल दो लोगों के द्वारा मिलकर किया गया था, कार्ल मार्क्स के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा और फेडरिक एंजल के द्वारा, ठीक है, फेडरिक एंजल और कार्ल मार्क्स के द्वारा मिलकर दास कैपिटल का प्रकाशन किया गया था, जिसका पहला जो भाग था वो 1867 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1867 में इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में मार्क्स ने पूंजीवाद के सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हुए अपने विशिष्ट समाजवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक के प्रथम खंड का प्रकाशन मार्क्स के जीवन काल में ही हुआ था। द्वितीय एवं तृतीय खंड का संपादन जो है, प्रकाशन वर्ष कब है? द्वितीय देखिए, पहला तो 1867 में, दूसरा 1885 में और तीसरा 1894 में, ठीक है। पहला प्रकाशन उनके जीवन काल में, जबकि दूसरा और तीसरा प्रकाशन जो था वो उनके मरने के बाद में प्रकाशित हुआ था, जो उनके मित्र और सहयोगी फेडरिक एंजल्स के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे हम देखें अन्य, अब यहां पर अन्य, यहां पर देखा जाए जो इंपॉर्टेंट किताबें हैं, उनके राइटर हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। स्टार्ट करें बंकिम चंद्र चटर्जी से। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ को बंगाली देशभक्ति का बाइबल माना जाता है। जो बंगाली देशभक्ति है उसका बाइबल किसको माना जाता है? आनंद मठ को माना जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, इस किताब का नाम याद रखिएगा। चार ऑप्शन देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, गोरा, गीतांजलि, अमार सुनार बांग्ला या आनंद मठ। चार ऑप्शन दे दिया, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, याद रखिएगा कि बंगाली देशभक्ति का बाइबल किसको माना जाता है? आनंद मठ को माना जाता है। सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। यहां पर देखिए, इस पुस्तक का कथानक जो है सन्यासी विद्रोह था, और सन्यासी विद्रोह 1863 से लेकर 1763 से लेकर 18 ईस्वी के बीच में था, ठीक है, इसी पर आधारित था। आगे देखें, केसरी सिंह बरहठा राजस्थान के कवि तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने वर्ष 1903 में 13 सोरठा के चेतवड़ी रा चुंगटिया लिखी थी। ये किताब याद रखिएगा, चेतावड़ी रा चुंगटिया, ये किताब किसकी है? केसरी सिंह बरहठा, ठीक है, केसरी सिंह बरहठा है राइटर। इसके किताब का नाम याद रखिएगा, राइटर का नाम याद रखिएगा। आगे देखें, भारत भारती के लेखक, हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा राष्ट्रवादी उपाधि से विभूषित मैथिली शरण गुप्त है। जो भारत भारती किताब है, ये किसके, इसके राइटर कौन है? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा किताब लिखी गई है, भारत भारती, ठीक है। आगे देखें, इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? मैथिली शरण गुप्त की अन्य प्रमुख रचनाएं पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है, ठीक है, ये इनकी अन्य कुछ प्रमुख कृतियां हैं। आगे देखें, ऐ मेरे वतन के लोगो एक हिंदी देशभक्ति गीत है, जिसके रचयिता कौन है? कवि प्रदीप है। जो ऐ मेरे वतन के लोगो है, ऐ मेरे वतन के लोगो, ये जो गीत है, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया है? कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। आगे हम देखें, मोहम्मद इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1887 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, वहीं पर हुआ था। उर्दू के प्रख्यात शायर और पेशे से वकील
इकबाल प्रारंभ में महान राष्ट्रवादी थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, किंतु बाद में ये मुस्लिम लीग से संबद्ध हो गए। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा का ही भाग है। ठीक है, यहां पर देखा जाए सारे जहां से अच्छा जो गीत है उसी का भाग है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ये गीत मोहम्मद इकबाल का है। ठीक है, और ये इसके रचयिता कौन है? मोहम्मद इकबाल है। इनका जन्म कहां पर होता? सियालकोट, पाकिस्तान, जो तत्कालीन सियालकोट था वहीं पर इनका जन्म हुआ था। आगे देखें, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक गुरुमुख निहाल सिंह हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट किताब के राइटर कौन है? इनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। यह वर्ष 1956 से 1962 तक राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल भी रहे। जो गुरुमुख निहाल सिंह है, कथन कारण में आपसे सवाल पूछ ले तो ये राजस्थान के राज्यपाल भी रहे 1956 से 1962 के बीच में। और इन्होंने, इनकी किताब का नाम क्या है? लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट इनकी किताब का नाम है। चलिए आगे देखें, कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस 1935 के संपादक G.A. नटेशन है। G.A. नटेशन के द्वारा कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस किताब लिखी गई। यह पुस्तक 2 वॉल्यूम में यानी कि 2 भागों में प्रकाशित हुई, जिसका पहला भाग जो है, इसमें देखा जाए तो पहले भाग में 1885 से 1910 तक जो अध्यक्षीय भाषण था उसको संकलित किया गया था। वहीं पर जो दूसरा पार्ट था उसमें 1911 से लेकर 1934 के बीच में कांग्रेस के जो अध्यक्षीय भाषण थे उनको संकलित किया गया है। ठीक है, तो कांग्रेस का जो अध्यक्षीय भाषण है उसका संकलन कहां पर मिलता है? G.A. नटेशन की किताब है और इस किताब का नाम क्या है? कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस। ठीक है, ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ, 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। चलिए आगे देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1945 में अपने कारावास के दौरान अहमदनगर फोर्ट में दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी किताब है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की किताब है। इन्होंने ये किताब किस जेल में लिखी? ये आपके पीवाईक्यू का सवाल है। अहमदनगर फोर्ट में लिखा था। ठीक है, अहमदनगर फोर्ट जो था वहीं पर इनको नजरबंद करके रखा गया था और वहीं पर देखा जाए तो इन्होंने किताब लिखी थी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब। ठीक है, यहां पर देखा जाए कैदी जीवन के दौरान ही पंडित नेहरू ने मेरी कहानी एन ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड फ्रीडम और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नामक किताबें भी लिखी थी। यानी कि जो एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ टुवर्ड्स फ्रीडम और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये किताब किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही किताब है। और साथ ही साथ में देखा जाए तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया सबसे फेमस किताब, इसको कहां किस जेल में लिखा गया? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में इसको लिखा गया था 1942 से 1945 के दौरान। अपने कारावास के दौरान ही इन्होंने ये किताबें लिखी थी। अगले पॉइंट पर चर्चा करें, अगली किताब है सचिंद्रनाथ सान्याल की। क्या नाम है? बंदी जीवन। पीवाईक्यू का सवाल है यहां पर। सचिंद्रनाथ सान्याल इसके रचयिता थे। इनकी पुस्तक बंदी जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के पाठ्य पुस्तक के रूप में जानी जाती है। जो सचिंद्रनाथ सान्याल की किताब है बंदी जीवन, यहां पर देखा जाए जो क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी आंदोलन में इनकी किताब पाठ्य पुस्तक के रूप में जानी जाती थी। कोई भी क्रांतिकारी होता था, जब गरम दल को ज्वाइन करता था तो उसे कहा जाता था कि आप सचिन सान्याल की किताब पढ़ो पहले, फिर उसके बाद ज्वाइन करो। चलो आगे देखें, अ जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन 1849 टू 50 रिपोर्ट W.H. श्रीमैन द्वारा लिखी गई थी। जो ये रिपोर्ट है, अ जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई? ये किताब, ये रिपोर्ट W.H. श्रीमैन के द्वारा तैयार की गई थी, जिसका प्रकाशन 2 भागों में लंदन से किया गया। ठीक है, इसका प्रकाशन 2 भागों में लंदन से किया गया था। इसके राइटर याद रखिएगा कि द जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध इन 1849-50 ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? W.H. श्रीमैन के द्वारा लिखी गई। आगे देखें, जेपी आंदोलन, आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, ठीक है, नामक पुस्तक जयप्रकाश नारायण पर लिखी गई है, जिसके लेखक कौन है? M.G. देवसहायम। M.G. देवसहायम के द्वारा किताब लिखी गई जयप्रकाश नारायण पर। उसका नाम क्या है? जेपी आंदोलन आपातकाल। जेपी आंदोलन और आपातकाल और भारत की दूसरी स्वतंत्रता, ये 2 किताबें हैं। इन 2 किताबों के लेखक कौन है? लेखक का नाम है M.G. देवसहायम, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। जयप्रकाश नारायण पर आधारित ये किताब है। आगे हम चर्चा करें, लेफ्टिनेंट जनरल ब्रिजमोहन कौल द्वारा लिखी गई पुस्तक दी अनटोल्ड स्टोरी है। यह पुस्तक वर्ष 1967 में प्रकाशित हुई। यह उनकी आत्मकथानक है, जिसमें 1962 में भारत चीन युद्ध का जिक्र किया गया है। यहां पर देखा जाए जो लेफ्टिनेंट ब्रिजमोहन कौल है, उनके द्वारा दी अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी गई, जिसमें 1962 में जो भारत चीन युद्ध था, उस भारत चीन युद्ध के बारे में जिक्र किया गया है। और यह किताब कब प्रकाशित हुई थी? 1967 में प्रकाशित हुई थी। आगे देखें,
हेंस क्रिश्चियन एंडरसन ने अपनी रचना में परियों की कहानियों का वर्णन किया है। उनकी प्रमुख रचना द स्टेफास्ट टिन सोल्डर, आगे देखें द स्नो क्वीन, द लिटिल मैरीमेड, थमलाइन इत्यादि हैं। इनकी किताबों का नाम याद रखिएगा। द स्नो क्वीन परीक्षा में आपसे पीवाईक्यू पूछा भी जा चुका है। द स्नो क्वीन, ये आपके पीवाईक्यू का सवाल है। द स्नो क्वीन किसकी रचना है? हेंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचना है। ठीक है, हेंस क्रिश्चियन एंडरसन की रचना है और ये आपके पीवाईक्यू में आ चुका है। आगे देखें, द गोल्डन गेट के रचयिता विक्रम सेठ है। जो द गोल्डन गेट है, ये किताब आपके पीवाईक्यू में आ चुका है, पूछा जा चुका है। विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई किताब है 1986 में। कब? 1986 में प्रकाशित। यह उनका प्रथम उपन्यास था। विक्रम सेठ का पहला उपन्यास कौन सा है? द गोल्डन गेट है। कब प्रकाशित हुआ था? 1986 में प्रकाशित हुआ था और यह विक्रम सेठ का पहला उपन्यास है। आगे देखें, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध अमेरिकी जैव वैज्ञानिक रसेल कार्सन है। ठीक है, जो साइलेंट स्प्रिंग है, शांत वसंत, साइलेंट स्प्रिंग को आप हिंदी में शांत वसंत कहेंगे, किसके द्वारा लिखी गई है? रसेल कार्सन के द्वारा लिखी गई है। और इस पुस्तक में कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के प्रश्न पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? रसेल कार्सन के द्वारा किताब लिखी गई है। आगे देखें, द सैटर्निक वर्सेज सलमान रसूदी का चौथा उपन्यास है। जो सैटर्निक वर्सेज है, ये किसका उपन्यास है? सलमान रसूदी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1988 में हुआ था। सलमान रसूदी की किताब है। यहां पर देखा जाए, यह पुस्तक विवादित होने के कारण चर्चा में रही थी, इसी वजह से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। द नेम सेक झुम्पा लहड़ी द्वारा लिखा गया पहला उपन्यास है। द नेम सेक किसकी कृति है? द नेम सेक झुम्पा लहड़ी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और ये किताब देखा जाए तो पहला उपन्यास है। द नेम सेक का प्रथम प्रकाशन वर्ष 2003 में हुआ था। झुम्पा लहड़ी पुलित्जर पुरस्कार विजेता है। यह पुरस्कार उन्हें उनके लघु कहानी इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज, ठीक है, इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज के लिए दिया गया था सन 2000 में। तो ये पॉइंट जाने रहिएगा। ठीक है, कि झुम्पा लहड़ी पुलित्जर पुरस्कार की विजेता भी है। आगे देखें, राजा राम मोहन राय ने तुहफात उल मुआहिदीन फारसी भाषा में लिखा है। जो तुहफात उल मुआहिदीन पुस्तक है, ये किसकी कृति है? राजा राम मोहन राय की कृति है। किस भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, ये जाने रहिएगा, फारसी भाषा में लिखी गई है। और आगे देखा जाए, बाद में इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? फारसी में लिखी गई थी, फारसी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया? तो मौलवी उबैदुल्लाह अल उबैदी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? उबैदुल्लाह, मौलवी उबैदुल्लाह अल उबैदी के द्वारा किया गया था। एक गिफ्ट टू मोनथर्स्ट नाम से 1884 में इसको प्रकाशित किया गया था। ए गिफ्ट टू मोनोथाइस्टस के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। और किसके द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया? अंग्रेजी में इसको अनुवादित किया गया था मौलवी उबैदुल्लाह उल उबैदी के द्वारा। किताब का नाम क्या था? तुहफात उल मुआहिदीन। ये किताब किसकी है? राजा राम मोहन राय की कृति है। चलो आगे देखें, ऐसे नाम दे देगा तो आप सोचेंगे कोई मध्यकालीन इतिहासकार था, उसने लिखा था, लेकिन राजा राम मोहन राय की किताब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखें, एनी बेसेंट ने 1889 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अध्यक्ष चुना गया। 1914 में इन्होंने द कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। यहीं से हमने स्टार्ट किया था, इस वजह से जल्दी से आपको बता दिया। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पुस्तक है। आगे देखें, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी किताब है? तो इंडिया विंस फ्रीडम जो किताब है, ये अबुल कलाम आजाद की किताब है। याद रखिए, आपके पीवाईक्यू में कई बार पूछा जा चुका है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है, ये किसकी कृति है? अबुल कलाम आजाद की कृति है। आगे देखें, इंडिया विंस फ्रीडम फिर से लिख गया यहाँ पर, बापू माई फादर। बापू माई फादर जो है, ये आपका पीवाईक्यू है। ठीक, पीवाईक्यू में आपसे पूछा जा चुका है। इसका संस्करण किसके द्वारा लिखा गया? मनु बहन गांधी के द्वारा लिखा गया था। मनु बहन गांधी ने लिखा है बापू माई फादर। ठीक है, आगे देखें, गीता रहस्य। अब गीता रहस्य के बारे में चर्चा कर ले। गीता रहस्य या श्रीमद भगवत गीता रहस्य, ठीक है, जिसको आप गीता रहस्य कहते हैं या श्रीमद भगवत गीता रहस्य है, इस नाम के जो ग्रंथ है, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो लोकमान्य की उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में इसको लिखा था। यानी कि जो गीता रहस्य किताब है, ये किसके द्वारा लिखा गया? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया। और कहां पर लिखा गया था? जब ये मांडले जेल में कैद थे, मांडले जेल में कैदी जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसी दौरान इनके द्वारा ये किताब लिखी गई थी। आगे देखें, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन भी किया था। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा का संपादन किया था। तो यहाँ पे जाने रहिए कि मांडले जेल में गीता रहस्य, केसरी और मराठा का संबंध किससे है? बाल गंगाधर तिलक से ही है। ठीक है, आगे देखें, दुर्गेश नंदनी के बारे में चर्चा कर ले। दुर्गेश नंदनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दुर्गेश नंदनी लिखा गया था। आगे देखें, जिन्होंने वंदे मातरम गीत वाले आनंद मठ के भी लेखन कार्य किया था। यहां पर देखा जाए
तो बंकिम चंद्र चटर्जी से आपको पता चल रहा है कि 2 किताबें संबंधित है, एक दुर्गेश नंदिनी और दूसरा आनंद मठ, जो सन्यासी विद्रोह पर अवस्थित था। और इसी को क्या कहा जाता है, बांग्ला क्रांतिकारी का बाइबिल के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखें, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, आप सब जानते होंगे, जुबान पे होगा आपके, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई। और इसी किताब में पहली बार गरीबी का निर्धारण किया गया था और बताया था दादा भाई नौरोजी ने कि भारत में जो गरीबी है, जो गरीबी का निर्धारण किया और प्रति व्यक्ति आय कितना बताया, 20 रुपए बताया था। ठीक है, 20 रुपए बताया था प्रति व्यक्ति आय। चलिए आगे देखें, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक की रचना की। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसकी है, ये है सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, आगे हम देखें, जो वीडी सावरकर है, विनायक दामोदर सावरकर, इनकी किताब का नाम क्या है, इनकी रचित प्रचार पुस्तिका का क्या नाम था, प्रचार पुस्तिका का नाम था हिंदुत्व। हिंदुत्व जो किताब है, इसका संबंध किससे है, वीडी सावरकर से। आगे देखें, अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के लेखक है। अ नेशन इन मेकिंग के रचनाकार कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, आपके पीवाईक्यू का सवाल भी है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही लिखी गई थी किताब, नाम क्या है, अ नेशन इन मेकिंग। ठीक है, जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स लाला लाजपत राय ने लिखी है। यहां पर देखा जाए, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स जो किताब है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये किताब लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, आगे हम देखें, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद्र के द्वारा लिखी गई है ये किताब। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किताब किसके द्वारा लिखी गई है, ताराचंद्र के द्वारा लिखी गई है किताब। और देखा जाए तो भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास इसमें बताया गया ताराचंद्र के द्वारा। आगे देखें, द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस, आगे देखें, द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस, ये किताब किसकी है, राजा राम मोहन राय की किताब है। याद रखिएगा, परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू का सवाल है। द इंडियन मुसलमान्स, ये किताब किसने लिखी है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की रचना है। डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर की कृति है द इंडियन मुस्लिम्स या द इंडियन मुसलमान्स। ये किसकी कृति है, परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है, पीवाईक्यू हुई है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर के द्वारा लिखी गई है। आगे देखें, के दत्त ने हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचना की है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार की रचनाकार कौन है, इनका नाम है के दत्त। ठीक है, आगे देखें, स्प्रिंगिंग टाइगर किसके द्वारा लिखी गई है, हुक टोवे के द्वारा लिखी गई है। ये हुक टोवे कौन थे, हुक टोवे जो थे वो जापानी, ठीक है, जापानी सेना के उच्च अधिकारी थे। और ये जो स्प्रिंगिंग टाइगर किताब है, ठीक है, वसंत का बाग इसको आप कह सकते हैं, वसंत का बाग जो किताब है, स्प्रिंगिंग टाइगर किताब है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई किताब है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लिखी गई किताब है। यहां पर देखा जाए, यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस के जीवन वृत्त पर आधारित है। टूवर्ड्स स्ट्रगल जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। जो टूवर्ड्स स्ट्रगल किताब है, ये किसकी रचना है, किसकी कृति है, जयप्रकाश नारायण की कृति है। आगे देखें, अमेरिका विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, फिलिप्स टॉलबॉट की किताब है। ये किताब का नाम याद रखिएगा, अमेरिका विटनेस टू इंडियाज पार्टीशन, किसकी रचना है, फिलिप्स टॉलबॉट की रचना है। आगे देखें, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये किताब किसने लिखा है, तो राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। और ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपसे कई बार आपसे सवाल पूछा जा चुका है। यहां पर देखा जाए, ये आपका पीवाईक्यू है और कई बार पूछा जा चुका है। आगे देखें, बंगाली किसने लिखी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है बंगाली। बंगवासी किसने लिखी है, जोगेंद्र नाथ बोस ने लिखी है। वंदे मातरम किसने लिखी है, अरविंद घोष ने लिखी है। अमृत बाजार पत्रिका देखा जाए तो जो अमृत बाजार पत्रिका है, मोतीलाल घोष ने लिखी है। ठीक है, और यहां पर देखा जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम थे उन पे हमने चर्चा कर ली, कुछ किताबें हैं, कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो ये आया, इसका देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट कुछ यहां पर हमने चर्चा की, तो यहां तक हम लोगों ने चर्चा किया। और इसका जो देखा जाए तेज अगले भाग में, यानी कि कुछ पार्ट्स में आएगा। ये किताबें सिर्फ एक ही पार्ट्स में समाप्त नहीं हो सकती, छोटे छोटे वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में भी आसानी हो। 20-25 मिनट का वीडियो होगा, आप रिवाइज करिएगा और ऐसे ही मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं साथ साथ में जुड़ के। जब आप कोई चीज, जैसे आप खुद से पढ़ते हैं, तो खुद से पढ़ने वाली चीजें हो सकता है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़े, लेकिन जब कोई पहले आपको कोई चीज बता देता है या आपको कोई आप कहानी सुन लेते हैं, उस कहानी सुनने के बाद जब आप पढ़ते हैं तो आपको रिवीजन करने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो आपके समझ लीजिए, जैसा आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करते रहिए, पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए, लेकिन वीडियो को जरूर देखिए। वीडियो देखने का फायदा ये होगा कि एक बार जब मेरी आवाज आपके कानों में जाएगी, दोबारा आप उसको पढ़ेंगे तो आपको याद आएगा कि मोहित सर ने ऐसे ऐसे पढ़ाया था इस चीज को।
ठीक है। और एग्जाम में वही चीजें जब दिमाग में रहती हैं, एग्जाम पेपर जब होता है तो पेपर में वही चीजें दिमाग में घूम के आती हैं जो हम पढ़े होते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो तक, तब तक के लिए धन्यवाद।